पेपर की सीरीज़, जिसमें हम पहले 2025 के पेपर करवाएंगे, फिर 2024 के और 2023 के, और बाकी के 2020 से लेकर 23 तक के आपको सोल्व मिल जाएंगे। तो कोई भी बच्चा जो यूट्यूब के थ्रू आया है या बैच के थ्रू नहीं है, तो ये PDF आपको फ्री में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हमने जो बैच चला रखा है जिसका प्राइस है ओनली 499 रुपीज़, और ये एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगा आपका। उसके अंदर आपको ये बैच के अंदर ये मिलेंगी, और बाकी आपको कुछ इसका वीडियो सॉल्यूशन फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं, अब करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व। टाइम करते हैं अपना ख़राब नहीं करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस की 3 क्लास के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन सी? हेड ऑफिस, सब ऑफिस, जिसके अंदर इंक्लूड होंगे ED SOs और ED ब्रांच ऑफिस। तो कौन सा इसके अंदर नहीं होता? SO एक्सक्लूडिंग ED SO। ED SO जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल SO होते हैं वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है कि PDA यानी कि फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट कि इंडिया में शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, और इसका फॉरेन फिलेटली ब्यूरो कहाँ है? मुंबई के अंदर है हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस कब बंद रहता है? तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस होते हैं जो किसी वैन के ऊपर होते हैं और बड़े शहरों में होते हैं। ये संडे को और हॉलीडे दोनों को बंद होते हैं। संडे और हॉलीडे को केवल पोस्ट ऑफिस एक ही टाइप का ओपन रहता है, जिसको बोलते हैं हम नाइट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? रूल 4 ऑफ पोस्टल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ। रूल 4 के अंदर सुपरिटेंडेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड है। सुपरिटेंडेंट कौन होता है? HOD, हेड ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ये फ्रैंक्ड आर्टिकल इज फाउंड इन अ लेटर बॉक्स। अगर फ्रैंक्ड आर्टिकल लेटर बॉक्स के अंदर पाए जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है? अनपेड ट्रीट किया जाता है। इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल एंड सेंड टू इट्स डेस्टिनेशन इन नॉर्मल मैनर। तो उसको सामान्य तरीके से भेजा जाएगा। अगले में क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल लाइक एसाफेटिडिया इंग जैसे तेज गंध वाले वस्तुओं को कौन से चैप्टर का है? पैकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जो इंग जैसे पदार्थों को कैसे बुक करना चाहिए? एक कैन की टीन में करना चाहिए, यानी कि कैन भी सेंट भेजे जा सकते हैं बाई पोस्ट, पोस्ट के द्वारा। इफ एनक्लोज यदि उनको बंद किया जाता है। इन ए एर्मेटिकली सील्ड केस ऑफ टीन और अदर मेटल, यदि उनको टीन या अन्य धातु के किसी एर्मेटिकली सील्ड केस के अंदर बंद किया जाए तो उनको डाक द्वारा भेजा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी बात ट्रू है? गोल्ड कॉइन और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई इंडिया पोस्ट। क्या कहता है कि 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने के सिक्के या बुलियन या सोने के आभूषण या दोनों जिनकी वैल्यू की क्या होगी 1 लाख से ऊपर होगी, उनको इंडिया पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जा सकता। सही सत्य बात है। सेकंड क्या कहता है? कोइंस, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई इंडिया पोस्ट एक्सेप्ट बाई ऑर्डर मेड बाई डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस फॉर स्पेसिफिक पर्पज प्रोवाइडेड दे आर इन कॉन्सेंस विद RBI गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट रूल्स इन इफेक्ट। यानी कि सिक्के या जो करेंसी के नोट होते हैं उनको भी नहीं भेजा जा सकता सिवाय डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर के द्वारा, जिसका उद्देश्य है जो RBI की गाइडलाइंस को भी पूरा करता हो। ये भी ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B दोनों क्या है? दोनों ही ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट के बारे में इसमें से क्या चीज़ें गलत हैं? ज्ञान पोस्ट पिछले ही साल इंट्रोड्यूस हुई थी और इसके अंदर क्या होता है? बुक बेचते हैं कंसेशन रेट के ऊपर। देखो क्या कहता है? ज्ञान द आइटम पोस्टेड एज ज्ञान पोस्ट शैल बी एड्रेस स्पेसिफिक, यानी जो भी लेटर भेजा जाएगा इसके अंदर वो क्या होगा? एड्रेस स्पेसिफिक होगा। गलत है। द पैकेट बुक्ड अंडर ज्ञान पोस्ट कैटेगरी शैल बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर मोड ओनली, यानी कि ज्ञान पोस्ट श्रेणी के तहत बुक किए गए पैकेट
केवल एयर मोड के माध्यम से प्रक्षेपित किए जाएंगे, यानी केवल उसी मेथड से भेजे जाएंगे। पहला ऑप्शन ठीक है, ज्ञान पोस्ट में एड्रेस स्पेसिफिक एयर, ये दूसरे वाला गलत है। तो इसने क्या पूछा है कि कौन सा नॉट ट्रू कौन सा, दूसरा, पहले वाला ठीक है, यानी कि ओनली 2, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मस्ट बियर दी सुपरस्क्रिप्शन, ये जो सुपरस्क्रिप्शन है इसमें क्या लिखा है, पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथोराइज टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैंप, सरकारी डाक वस्तुओं पर सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाने वाले लेटर पर अधिलेखन होना चाहिए। जो सरकारी लेटर उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए, ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज। अगले में क्या कहता है, देखो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। क्या बताना है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो क्या कहता है, ए ऑर्डर्स आर द ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीडेंट पोस्टल डिवीजन, पोस्टल डिवीजन आ गया तो गलत हो गया। ए ऑर्डर्स कौन जारी करता है, आरएमएस के जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो जारी करते हैं, तो ए तो हो गया हमारा गलत। सेकंड में क्या कहता है, बी orders issued by superintendent RMS for the guidance of its subordinate in performance of their duty in mail office on all subject except alteration in sorting list, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी आदेश एक अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी किया जाता है, ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा वो ट्रू है। और अगर सॉर्टिंग लिस्ट के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन करनी हो तो उसको जो आरएमएस के सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो जो ऑर्डर इशू करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर ए, क्या बोलते हैं उसको, ए ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए क्लास मेल बतानी है। फर्स्ट क्लास मेल कौन सी होती है, देखो फर्स्ट क्लास में लेटर, पोस्ट कार्ड तो इसमें है ही नहीं तो कैंसिल। सेकंड में क्या कहता है, लेटर बॉक्स पैकेट, ये भी गलत है। लेटर पोस्ट कार्ड में लेटर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर। फर्स्ट क्लास मेल क्या होती है हमारी, लेटर होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं और लेटर कार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं हमारी फर्स्ट क्लास मेल होती हैं। देखो डीजी पिन का सबको पता है, डीजी पिन क्या होता है, ये नया सिस्टम है जियो कोडेड, जो 5x5 की जो ग्रिड होती हैं उनको एक 10 अक्षर का नंबर प्रोवाइड करता है। देखो क्या कहता है, इट इज़ अ नेशनलाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है, डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी दिल्ली, गलत, आईआईटी दिल्ली के साथ नहीं है। सेकंड क्या कहता है, इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 5x5 मीटर ग्रिड्स एंड असाइन ईच ग्राइड ए यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यह भारत को 5x5 मीटर के ग्रिड में विभाजित करता है, ठीक बात है। डीजी पिन इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑफलाइन यूज, ऑफलाइन यूज़ में भी काम आता है। डीजी पिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेविगेशन, अब काम ही नेविगेशन होता है यार इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल एक्सेप्ट वीपी आर्टिकल एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, यानी कि वीपी वस्तुओं को छोड़कर वितरण कार्यालय में पोस्ट रेस्टेंटों के पते पर वस्तु को कितने दिन तक रोका जा सकता है, तो उस वस्तु को 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता, नॉट एक्सीडिंग 1 वीक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो रजिस्टर्ड का होता है, पोस्ट रेसिस्टेंट का कितना होता है 1 महीना, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। अब आगे आ जाओ, अगला है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, अंडर सीनियर सिटीजन स्कीम जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन ओनली विद, जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें जॉइंट अकाउंट कौन खुलवा सकते हैं, केवल पति पत्नी, क्योंकि इसमें एज का फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेश पासबुक इन लीव ऑफ ओल्ड यूज्ड अप पासबुक कैन नॉट बी इशूड एट ए, जो फ्रेश पासबुक होती है वो कहानी इशू करा सकते हैं आप, पुराने उपयोग किए गए पासबुक के स्थान पर नई पासबुक
जारी नहीं की जा सकती। हेड ऑफिस इशू कर सकता है तो गलत, सब ऑफिस भी करता है ठीक, NECBS ऑफिस कर सकता है ठीक, ब्रांच पोस्ट ऑफिस कोई भी पासबुक इशू नहीं कर सकता। ये आप सभी जितने भी BPM हैं, ABPM है, सबको पता होगा, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बड़ी बात थी नहीं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो क्या कहता है कि आर इशूड प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। जो सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ए ऑर्डर्स। ए ऑर्डर्स क्या होता है? सॉर्टिंग लिस्ट में जो चेंजेस होते हैं, और इसको कौन इशू करता है ए ऑर्डर को? और RMS के सीनियर सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट वो इशू करते हैं। बी ऑर्डर क्या होता है? जो भी अपने सबॉर्डिनेट को जो भी ऑर्डर देता है वो ए सॉर्टिंग लिस्ट में चेंज न करने के अलावा अन्य कोई भी ऑर्डर है उसको बी ऑर्डर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज किसके साथ डील करता है? इंटरनेशनल मेल्स के साथ। और ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई के अंदर, बॉम्बे कह लो या मुंबई कह लो, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेट क्या हो सकता है एक स्पीड पोस्ट का? सबको पता होना चाहिए कितना हो सकता है? 20 kg। किसी भी 35 kg, 20 kg बोल रहा हूँ मैं। कितना हो सकता है मैक्सिमम वेट एक स्पीड पोस्ट का? 35 kg, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? मेल बैग किस टाइप का बैग होता है? तो मेल बैग ड्यू बैग होता है। कौन सा बैग होता है? ड्यू बैग। पोस्टल वॉल्यूम 5 के क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट, कैश बैग क्या होता है? कैश बैग ड्यू बैग नहीं होता। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में क्या ट्रू है? इट इज़ पब्लिश्ड इन नंबर्स एट इंटरवल ऑफ मोर देन 31 डेज। 31 डेज के बाद इशू होता है। ये कौन सा है भाई? गलत है। रेगुलर बेसिस पे इशू होते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। इट हैज़ ए बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये ठीक है, इसके पास ग्राहकों की एक वास्तविक सूची होती है कि किस किस के पास जाने हैं, ठीक है। लेकिन पहला कि 31 दिन के बाद अंतराल में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ करंट सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। PSB यानी पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी कौन है? श्रीमती वंदिता कौल हैं। कौन है श्रीमती वंदिता कौल? जितेंद्र गुप्ता जी कौन है? हमारे वर्तमान में DG साहब हैं, डायरेक्टर जनरल, यानी कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट के। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन में, पोस्ट ऑफिस इज आल्सो ओपन ऑन संडे। संडे को कौन सा पोस्ट ऑफिस खुला रहता है? बताया था, नाइट पोस्ट ऑफिस। कौन सा पोस्ट ऑफिस खुला रहता है संडे के दिन? नाइट पोस्ट ऑफिस। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पोस्टल सर्कल एंड देयर जुडिक्शन। गुजरात के अंदर क्या क्या आता है? कई बार बताया था मैंने क्लासेस में। गुजरात आता है, दमन और दीव आता है, और नागर हवेली आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पौंडीचेरी आता है। पौंडीचेरी नहीं आता, केवल जन्म पौंडीचेरी का एक पार्ट है, जन्म वो आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा। पंजाब के अंदर पंजाब और चंडीगढ़ आएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 में, हु इज द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस। कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। इसका APS का अधिकारी कौन होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS न्यू दिल्ली। कौन होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS न्यू दिल्ली। और इसका जो आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर ऑफिस होता है, और इसके 2 CBPO होते हैं, सेंटर बेस ऑफिस। फर्स्ट एक तो 55 APO और एक 56 APO, ठीक है। 2 APO होते हैं। आर्मी पोस्टल सर्विस अलग होती है, और इसका एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS जो कौन इसका ऐड होता है, जो एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। जो 23 बेस सर्कल होते हैं, 23 सर्कल होते हैं हमारे, उसके अलावा एक हमारा बेस सर्कल और होता है, जो किसका सर्कल होता है? आर्मी का,
इसके 2 एपीओ होते हैं, 56 एपीओ और 99 एपीओ। 56 एपीओ हमारा दिल्ली में है और 99 एपीओ कोलकाता में है। लेटर बॉक्स मार्क्ड 4 लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ। जो लेटर्स होते हैं हमारे, जो मार्क होते हैं लेटर्स ओनली, उसके अंदर क्या क्या बुक कर हम पोस्ट कर सकते हैं, लेटर्स और पोस्ट कार्ड, यानी बोथ ही एंड भी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। पोस्ट बैग्स आर डिफाइंड इन विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कौन से क्लोज में पोस्ट बैग का जिक्र है? क्लोज नंबर 55 के अंदर। मेल्स फॉर नेवी पर्सन ऑन बोर्ड INS शिप शुड बी एड्रेस टू। INS जहाजों पर नौसेना कर्मियों के लिए डाक मेल किससे संबंधित की जानी चाहिए? देखो मैंने बताया था, जो डिफेंस के पर्सन्स होते हैं उनके लिए जो डाक होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? APO के थ्रू। APO कितने हैं? 2, एक है 56, एक है 99। 56 हमारा कहाँ है? दिल्ली पे। और 99 कहाँ है हमारा? 99 हमारा है कोलकाता में। ये तो हो गए आर्मी के, लेकिन जो शिप के ऊपर फौजी होते हैं उनका कहाँ जाता है? CO फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है? जो शिप पे जो भी नेवी पर्सन्स होते हैं उनकी डाक CO फ्लीट मेल ऑफिस वहाँ पे जाती है। देखो अब PLI के ऊपर क्वेश्चन आ गया। PLI के ऊपर क्या कहता है? विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एंडोमेंट अश्योरेंस। संतोष के बारे में गलत PLI स्कीम के बारे में जानकारी बताओ। देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज 19-55 ठीक है। मिनिमम सम एश्योर्ड इज 20,000 एंड मैक्सिमम ऑफ 5 लाख ठीक है। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? 20,000 की, मैक्सिमम 50 लाख की। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स, ये गलत है। लोन फैसिलिटी 3 साल के बाद मिलनी शुरू हो जाती है, तो और सरेंडर 3 साल के बाद कर सकता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C क्या है इसके अंदर हमारा? गलत है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी MS11 कौन इशू करता है? सुपरिटेंडेंट, डिविजनल सुपरिटेंडेंट। कौन करता है? डिविजनल सुपरिटेंडेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक पति और उसकी पत्नी की शादी के समय औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा है। अब परिवार की औसत आयु बताओ। देखो पति पत्नी की 23 थी दोनों की, तो दोनों की 2 से गुणा कर दूंगा, टोटल थी 46। 5 साल बाद क्या होगा? दोनों की 5-5 बढ़ेगी तो 10 और ऐड होगी इसमें, तो अब आयु कितनी होगी? 56 वर्ष। लेकिन 1 साल का उनका बच्चा भी है, तो 1 साल बच्चे की उम्र होगी, तो टोटल उम्र कितनी होगी? 57 साल। 57 में कितने? 3। अब परिवार के औसत परिवार के सदस्य कितने? 3। तो 38, 19 या 57, एवरेज कितनी आ गई? 19 आ गई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या है? रवि ने अपनी पत्नी को अपने पास मौजूद धन का 40% दिया। शेष राशि का 20% अपने तीनों बेटों में से प्रत्येक को भी दिया। अब बची हुई राशि का आधा विविध वस्तुओं पर खर्च किया और शेष 12,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। कितने पैसे थे उस भाई के पास? देखो मान लो उसके पास 100 रुपये थे, 40% उसने अपनी पत्नी को दे दिए, तो बच गए 60। शेष राशि का 20% यानी इसका 20% 5वां हिस्सा, 20% 1/5 यानी कि 12 अपने बेटों को दे दिया, तो कितना बच गया इसके पास? 48। अब क्या किया? 48 में से आधे खर्च कर दिए, 24। तो जो 24 बच्चे वो बैंक में जमा करवा दिए। 24 की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 12 दूनी 24, तो 500 होगी एक की वैल्यू। तो टोटल कितने रुपए थे उसके पास? 50,000। 50,000 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन हो रहा था डिलीट। नेक्स्ट देखो अगले में क्या कहता है कि कनव के पास 160 टॉफ़ी हैं। उसने 5% टॉफ़ी रवि को, 15% टॉफ़ी अनीता को और 1/4 टॉफ़ी गगन को दी। वितरण के बाद कनव के पास कितनी टॉफ़ी बची? 160 थी भाई के पास। 5% टॉफ़ी रवि को, 15 अनीता को, तो 20% टोटल खर्च कर दी। 20% खर्च कर दी तो इसका 80% बच गई उसके पास।
160 का। अब इसका भी 1/4 गगन को दे दी, ये जो बच गई थी इसका भी 1/4 दे दी, तो उसके पास कितनी बच गई 3/4। तो उसके पास टोटल देख कितनी बची, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, तो 8 चौक 32, 32 की 3 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ गया, देखो दोबारा सोल्व करवा देता हूँ मैं इसको एक बार। 160 टॉफ़ी थी, उसमें से 5% टॉफ़ी दे दी रवि को, 15% टॉफ़ी दे दी अनीता को, टोटल 20%, तो इसके पास बची 80%। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 8 96। अब क्या किया इसने, और 1/4 टॉफ़ी गगन को दे दी, 1/4 दे दी तो 3/4 भाग बच गया इसका, ठीक है। तो कितनी बची इसके पास, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब 3 के साथ गुणा करोगे तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ये भी गलत आ रहा है भाई इस हिसाब से। तो दोबारा देखो, 160 टॉफ़ी हैं, 5% दे दी, 5% का मतलब हो गया 1/20, जीरो से जीरो कट गई 8, यानी 8 टॉफ़ी दे दी, तो कितनी बचेगी इसके पास है, 8 टॉफ़ी देने के बाद 152, 8 टॉफ़ी तो इसको दे दी रवि को 15, यानी कि 160 का 3/20 भाग, 3/20 भाग, जीरो से जीरो गई, 8 बच गया, 8 दिया 24, यानी 24 इसको दी, 8 रवि को दी, 1/4 यानी कि 40, 1/4 रवि को दे दी तो कितनी होगी, 24 और 8 32, यानी कि 72 टॉफ़ी टोटल दे दी उसने। उसके पास 160 थी, 160 में से 72 को माइनस करेगा तो 8 यहाँ पे बच गया, 15, 15 में से 7 गया 8, यानी कि 88 टॉफ़ी बच गई उसके पास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, राहुल ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 नोटबुक खरीदी, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 नोटबुक खरीदी, उसने 8 दर्जन पर 10% का लाभ और शेष 12 दर्जन पर 20% लाभ पर बेची, लेन देन में उसका लाभ बताओ। अब देखो, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 नोटबुक खरीदी, यानी कि 48 रुपये की दर से 20 खरीदी, तो टोटल कितने रुपये हो गए, 960 रुपये खर्च करे। 960 पे गए, उस भाई ने क्या कराया, 8 दर्जन, 8 दर्जन यानी कि 8 गुणा 48, इस पर प्रॉफिट कमाया कितना, 10%, यानी कि 110%। और नेक्स्ट पे जो 12 हैं, 12 दर्जन के ऊपर 48 के रेट में खरीदी थी, 20% लाभ कमाया तो 120 हो गया बटे 100। अब देखो, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब 48 दोनों जगह है, 48 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 10 को भी नीचे से कॉमन ले लेता हूँ। क्या बच गया, 11 8 88 प्लस में 12 के साथ गुणा करोगे 144, तो कितना बच गया, 48 बटे 10 गुणा में 8 और 4 12, 8 से 12 1 13, 132, 148 की 132 के साथ गुणा करके 10 से डिवाइड करोगे, यानी कि 48 गुणा में 13.12 होगा। और टोटल कितना प्रॉफिट था उसका, 48 गुणा 13.12, ये तो उसका प्रॉफिट आ गया। टोटल खरीद कितनी थी, 48 गुणा में 20, तो 48 से 48 कैंसिल गया, यानी कि 13.20 लगभग होगा। परसेंटेज में बदलोगे, एक सेकंड देखो,
कि ये क्या है, राहुल ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 नोटबुक खरीदी, ठीक है, और 8 दर्जन 10% लाभ पे और 12 दर्जन 20% लाभ पे बेच दी। तो 20 नोटबुक हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी थी। राहुल परचेज 20 notebook at ₹48 per dozen and sold 8 dozen at 10% profit and the remaining 12 dozen with 12% profit। भाई ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई। स्टेटमेंट में देखो क्या था कि 48 रुपये प्रति दर्जन खरीदी उसने, कितनी, 20 नोटबुक। अब 20 में तो 8 है ना, वो तो 10% लाभ पर बेच दी, और जो 12 हैं वो बेच दी उसने 20% लाभ पे। टोटल नीचे कितनी आ जाएंगी, आ गई हमारी 20। तो जब इन्हें सोल्व करेगा तो 80 प्लस में 240 बटे 20 करांगे आप, तो कितना आ गया, 320 बटे 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 तक कट करोगे 32 ने 16। तो 8 पे अगर 10% का प्रॉफिट है, 12 पे 20% का, टोटल 20 के साथ कंपेयर करोगे तो 16% का प्रॉफिट आ गया। आई समझ में, जो गेन होया था। अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन ये कहते, एक दुकानदार एक दुकान में 80% वस्तुएं 10% लाभ पर और शेष 40% हानि पर बेची जाती, कुल लाभ वो बात होगी। मान लो 100 चीज़ हैं, 100 में तो जो 80 चीज़ है ना, 80 तो प्रॉफिट 10 का प्रॉफिट दे, 10 रुपया प्रॉफिट दे रही हैं, तो 10 रुपये 100 चीज़ है, 100 रुपये आएगी मान ली मैंने, ठीक है, एक चीज़ 100 रुपये आई है। ये 80% वस्तु 100 की 80 होगी, 10% का लाभ देंगी तो 10 रुपया लाभ देंगी, शेष कितनी बचेगी, शेष 40%, शेष जो 20 थी तो 80 अगर 10% का प्रॉफिट दें, शेष 20% बचेगी, ये देंगी लॉस। लॉस ने क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, जमा लिख दिया मैंने, तो लॉस कितने का दिया, 40% का, यानी ये तो हो गया हमारा 800 रुपये का तो है फ़ायदा। लॉस कितने का हो गया, 20 गुना में 400, 800 रुपया लॉस हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया, ना तो कोई फ़ायदा होया ना कोई लॉस होया। ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में जड़ में मान लूँ कि 48 रुपये दर्जन में 20 नोटबुक खरीदी थी, नोटबुक थी 20 में तो 8 ने दिया, 10% का रेट भूल जाओ, 48 रुपये दर्जन है ना, मान लो एक नोटबुक में 100 रुपये की मान लूँ, तो 20 में तो 8 नोटबुक का ने दिया 10 रुपया का फ़ायदा, प्लस में जो 12 नोटबुक है उन्हें दिया 20 रुपया का फ़ायदा, तो टोटल 80 प्लस में 320 हो गया, टोटल कितना हो, 240 हो गया, सॉरी, टोटल 320 रुपया का फ़ायदा हो गया। तो 20 चीज़ा का फ़ायदा होया है ना यो, तो 20 से डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 कट कर 16 आ गया, 16 डिवाइड बाई 100 करूँगा तो यानी कि प्रति 100 रुपया पर अगर 16 रुपया फ़ायदा हो रहा है तो 16% हो गया वो, ठीक है। अब अगले में देखो क्या कहता है, 12 बच्चे एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जिसे 8 वयस्क 12 दिनों में कर सकते हैं। 16 वयस्कों ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद 10 वयस्क चले गए और 4 बच्चे उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो 12 बच्चे एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, एक बच्चा करेगा 16 गुना 12 दिन में, ठीक है। सेम 8 वयस्क यानी 8 वयस्क एक काम ने 12 दिन में कर सकें, तो एक वयस्क किसी काम न करेगा कितने दिन में, 12 गुना में 8
16 वयस्कों ने काम शुरू किया, तो 16 वयस्क कितना काम करेंगे भाई, 12 गुणा में 8 बटे में 16 यानी कि 2 और 6। 16 वयस्क उस काम में कितने दिन में करेंगे, 6। 3 दिन बाद शुरू किया और 6 दिन में कर सकें, 3 दिन में कितना कर देंगे वे, आधा काम कर देंगे भाई। और उसके बाद 3 दिन बाद 10 वयस्क चले गए, 10 चले गए। 10 की कैपेसिटी कितनी है भाई, 1 मिनट, ये वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ के फिर करते हैं सोल्व। देख क्या कब है कि 12 चिल्ड्रन की जो 12 बच्चे हैं वो 16 दिन लिए हैं, ठीक है, और जो 8 एडल्ट हैं वो 12 दिन लिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अरे उसमें कर रहे थे हम एलसीएम लेके कर रहे थे, तो 16 और 12 ये मार्क इसके क्या होगा मार्क करके, चलो देखो 16 और 12 का एलसीएम ले लूँगा मैं, कितना आ गया 48 मान लिया मैं टोटल काम है हमारा, ठीक है। तो क्या है यो 12 बच्चे 12 चिल्ड्रन 16 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 48 काम। तो एक चिल्ड्रन 16 दिन में कितना काम करेगा, 12 तो डिवाइड हो जाएगा तो 4 काम। तो एक चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम करेगा, 4/16। 4/16 का मतलब 1/4 काम, ठीक है ना। एक चिल्ड्रन का एक दिन का काम आ गया, कितना आ गया, एक चिल्ड्रन का एक दिन का काम 1/4। तो सेम बालक का एक दिन का काम, इसका बर्थडे का कितना काम आ हुआ एक दिन का, 8 एडल्ट। देखो क्या कह रहे हैं, 8 एडल्ट 12 दिन में टोटल काम कितने करे हैं, 48। तो एक एडल्ट एक दिन में कितना काम करेगा, 12×96 यानी 48/96 यानी कि 1/2। और एक चाइल्ड कितना काम कर रहा है, 1/4। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब क्या है, 16 एडल्ट्स 16 एडल्ट ने काम स्टार्ट किया। आफ्टर 3 days 10 एडल्ट लेफ्ट, यानी 3 दिन 16 जने ने काम किया। 16 एडल्ट कितने दिन काम करेंगे, 3। एक की एफिशिएंसी कितनी है एडल्ट की, 1/2 यानी कि 8 या 24। इन 24 काम कर दिया। टोटल काम कितना हमारा, टोटल काम हमारा 48, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, 3 दिन बाद उनमें तो क्या कराया, आफ्टर 3 days 10 एडल्ट लेफ्ट, 10 एडल्टा ने काम छोड़ दिया एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइंड। तो एडल्ट पहले 16 थे, एडल्ट कितने रह गए अब 6 एडल्ट की एफिशिएंसी कितनी है, 2 प्लस में यानी एफिशिएंसी होगी इनकी 3 कुल मिला के एक दिन की। और 4 बच्चे ने ज्वाइन करा, 4 बच्चे की एफिशिएंसी, एक बच्चे की 1/4, 4 तो 4 कट करूँगा बच गया 1, 3 और 1 4, यानी दोनों आगे मिला के एफिशिएंसी होगी इनकी 4। काम 48 था, 48 में तो 24 गया, तो 24 काम रह गया। इसने 4 से 24 ने कट करूँगा, आंसर आ गया 6। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 6। आ गया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं थी इस वाले में। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक आदमी गांव के एक डाकघर तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापिस आता है। देखो एवरेज मान लो, अगर एक आदमी यहाँ से चलकर यहाँ गया और यहाँ तक गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और वापस आया 4 किलोमीटर की स्पीड में, तो जो एवरेज स्पीड होगी इसकी, एवरेज स्पीड की होगी इन दोनों की गुणा 2 से कर दो, 2 गुणा में 25 गुणा में 4 और डिवाइड कर दो दोनों के जोड़ से, 25 और 4 29। यह तो आ गई एवरेज स्पीड इतनी। तो क्या कहता है, यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगे, 5 घंटे तो ये हो गया 48 मिनट को 48/60 लिखोगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 सही 4/5 आ गया, 5 5 25, 25 में 4 जोड़ोगे तो 29, यानी ये आ गया 29/5। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बतानी, डिस्टेंस होती है स्पीड
मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये तो एवरेज स्पीड आ गई। अब टाइम कितना है 29/5, तो 29 से 29 कट हो गया, 5 5 25, 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है एक आदमी 16,000 कीमत का एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपये तुरंत देता है और शेष राशि 15 महीने बाद देता है, जिस पर उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। टीवी के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि। देखो 16,000 रुपये में उसने टीवी खरीद दिया, 16,000 में 4,000 रुपये उसने तुरंत दे दिए, तो वो टीवी के कितने रुपये देने रह गए उसने 12,000 रुपये शेष राशि 15 महीने बाद देता है। ठीक है, 15 महीने को अगर मैं साल के भी आप पे लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा, 15/12 यानी कि 1/3/12, इसको कट करूँगा 1/4 यानी कि 1/4 यानी 4 यानी 5/4, या डायरेक्ट 5 पे कट कर 3 पे कट कर दो, 5/4, तो यानी कि 15 महीने यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 4,000 घटा के 12,000 रुपये देने हैं। 12,000 रुपये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। इस पर साधारण ब्याज लगेगा 12% प्रति दर, 12% की रेट होगी। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया और टाइम कितना था 5/4, तो टोटल रुपये कितने दिए उसने, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 4 पे कट करेगा तो 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 की 30 गेला गुणा करोगे 2 0 की 2 0, 6 तिये 18, यानी कि 18,000 रुपये तो उसने 1,800 रुपये उसने क्या दिया ब्याज, और ऊपर तक उसने 1,800 रुपये पूरी पे दिया। 16,000 का टीवी था, तो टोटल कितने का पड़ा उसके टीवी 17,800 रुपया का। ठीक है भाई, कुत्ते बहुत वो करें मेरी तरक्की से भी और बाहर भी, बाकी आप एडजस्ट करो थोड़ा सा, या मैं इनको भगा के आऊँ, रुको एक मिनट। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई ज़्यादातर ज़्यादा कोर्स बकवा दो, मेरे द्वारा भी पीछे हो जाएंगे, फिर बढ़िया स्टूडियो बनवाऊँगा जिसमें बाहर तभी आवाज़ ना हो। ठीक है, ये तो थोड़ा हाथ जुगाड़ करके पढ़ाना पड़ा है, मजबूरी सी चाह रही है अपनी भी। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, एक उम्मीदवार को पास होने के लिए कुल का 35% प्राप्त करना होता है। एक पेपर में उसने 150 में से 62, दूसरे में 150 में से 35 मिले, तीसरे पेपर में 180 में से उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखो एवरेज में एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था हमने, टोटल नंबर में लिए इसने भाई ने 62 प्लस में 35, यानी टोटल नंबर में लिए इन्हें ई तक 97, 150, 150, 300, 300 में 180, यानी 480 टोटल नंबर होंगे। 480 में गई ना 35% चाहिए, यानी 35/100, 0 तो 0 कैंसिल, 5 से 35, 5 दूनी 10, कट करके 24 आ गया। 24 की 7 के गुना करोगे 7 चौक 28, ऐसा लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 नंबर चाहिए, मतलब इसने पास होने तक। 168 में इस भाई ने कितने नंबर ले लिए हैं ऑलरेडी, 97 नंबर ले लिए। तो 68 में 3 जोड़ दो 71 आ गया, तो पास होने इसने 71 नंबर चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार डीलर है, डीलर आ गया बाकी भाई मेरी घाट बनया कर है कि फिर भी दिखा दूँ था हमने। ये क्या है, एक कार डीलर की औसत बिक्री प्रति सप्ताह 15 कार थी। एक प्रमोशनल स्कीम के बाद औसत बिक्री 21 कार प्रति सप्ताह होगी। कार की बिक्री में कितने की वृद्धि हुई, देखो भाई 15 कार थी, 15 तो 21 होगी भाई, वृद्धि होगी 6 की, तो 6 की वृद्धि हुई 15 पे, तो 3 पे कट करोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5 यानी कि 40% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कारगम कहाँ का फ्लोक डांस है, कहाँ का भाई, तमिलनाडु का। अगले क्वेश्चन में आ जाओ,
एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑन फेयरनेस एंड इम्पेरिटली, कौन सा नैतिक सिद्धांत निष्पक्षता और तटस्थता पर केंद्रित है। देखो, निष्पक्ष और अगर तटस्थ है कोई आदमी तो ही वो क्या कर सकता है, न्याय कर सकता है किसी के साथ। ईमानदारी का निष्पक्षता और तटस्थता से कोई संबंध नहीं। न्याय के साथ अगर आप निष्पक्ष हैं और तटस्थ हैं, यानी किसी की इम्पार्शलिटी नहीं करे किसी के साथ, तो ही आप न्याय कर सकते हैं। कौन से शहर को डायमंड सिटी जाना के नाम से? सूरत को। ये तो सबको पता होगा भाई, मोटा भाई गुजराती अजगल फॉर्म में है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? उसके अंदर सभी विधान पालिकाओं के सदस्य होते हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं के। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा, विधानसभा और जो भी राज्य द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट को क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45 में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन। अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। नेक्स्ट देखो, भारत में निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? भाई अटक लगन लगी, क्या हो गया? संधा नमक लगा कर चाटनी पड़ेगी भाई, दिखा है। देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? तो त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितनी स्टेट में से गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 स्टेट में से। अगला, सद्दाम समुद्र तट किस राज्य में है? तो सद्दाम समुद्र तट है केरल में। अब अगला क्वेश्चन देखो, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप, ये सी वाला, ठीक है। परले मिसाइल का विकास किसने किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, DRDO ने कराया भाई। नेक्स्ट, रानी गाइडिनलस का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से, झांसी, ठीक है। ये था आपका पेपर, पूरा हो गया। कंप्लीट बैच ज्वाइन करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।